हेलो एवरीवन, आप लोगों का दापूस लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुराधा। दोस्तों, डिक्शनरी का प्रयोग तो हम सब करते हैं। वही डिक्शनरी जिसका प्रयोग किसी शब्द का अर्थ जब हमें पता नहीं होता है तो उसका अर्थ जानने के लिए करते हैं। उसी को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। तो शब्दकोश कहते किसे हैं, इसका महत्व क्या है, कितने प्रकार का होता है, संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कोश का अर्थ जानते हैं। सामान रखने का पात्र कोश कहलाता है। जिस तरह सामान को रखने के लिए हम लोग अलमारी, बक्सा, ट्रंक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से शब्दों को संग्रहित करके किसी ग्रंथ में रखा जाता है। परिणाम स्वरूप शब्दों से पूर्ण उस किताब को शब्दकोश कहते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, शब्दकोश का परिचय प्राप्त करते हैं। शब्दकोश में दिए गए शब्द के साथ उस शब्द का अर्थ भी लिखा जाता है। शब्दकोश अधिकतर 2 भाषाओं में लिखा जाता है, जैसे अंग्रेजी हिंदी का अनुवाद शब्दकोश। शब्दकोश एक ही भाषा का भी हो सकता है, जैसे हिंदी। जैसे हिंदी के कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ नहीं पता होते हैं, तो उसके कुछ सरल शब्द मतलब सरल अर्थ दिए गए होते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी शब्दों का अर्थ सरल अंग्रेजी में लिखा गया शब्दकोश हो सकता है। परिणाम स्वरूप शब्दकोश एक बहुत बड़ी सूची है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्द, वर्तनी, व्युत्पत्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा आदि शामिल है। अब देखिए, शब्दकोश कई तरह के हो सकते हैं। जैसे शब्दकोश एक भाषीय, द्विभाषीय या बहुभाषिक भी हो सकते हैं, जैसे हिंदी से अंग्रेजी, या हिंदी अंग्रेजी और कोई और भाषा हो सकता है। शब्दकोश में अनुवादिक शब्दों के साथ शब्दों की लिपि में भी परिवर्तन होता है। प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं, जैसे विज्ञान शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश यानी मेडिकल से संबंधित अलग डिक्शनरी हो, कानून से संबंधित अलग डिक्शनरी और गणित का शब्दकोश भी हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि शब्दकोश की आवश्यकता होती क्यों है। तो अपने भावों को प्रकट करने के लिए स्पष्ट अभिव्यक्ति आवश्यक है। उत्तम अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों का चयन भी जरूरी है, जिसे शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए सही वाक्य है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने जाना है। सही वाक्य, ठीक है। अब गलत वाक्य है, महाशिवरात्रि के दिन पानी चढ़ाने जाना है। अब देखिए, इसमें गलत और सही क्या है। पानी और जल दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन संदर्भ के कारण उनका सौंदर्य बिगड़ गया है। जब हम भगवान का जलाभिषेक करने जाते हैं तो उसको जल बोलते हैं। अगर हम पानी बोलेंगे तो कुछ अटपटा सा लगता है। इस तरह से इसका सौंदर्य चेंज हो जाता है। जलाभिषेक बोलते हैं तो बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। और पानी अभिषेक तो बोल ही नहीं सकते, है ना। और पानी अभिषेक तो कोई शब्द ही नहीं है। तो जल और पानी का मतलब तो एक ही है, तो बोलने का अलग अलग तरीका है। परिणाम स्वरूप सही शब्दों के चयन के लिए शब्दों का संकलन आवश्यक है। शब्दों के संकलित ग्रंथ को ही शब्दकोश कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्दकोश का स्वरूप क्या होता है, यानी कि शब्दकोश बनाया कैसे जाता है। तो उत्तर है, शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, लिंग, स्रोत, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भपरक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी खोलते हैं तो सबसे पहले उसमें ए अल्फाबेट से प्रारंभ होने वाले शब्दों की सूची होती है। उसी तरह से हिंदी में अंग से शुरू होने वाले शब्द पहले दिए होते हैं, उसके बाद अ से शुरू होने वाले आगे है। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने होते हैं। जैसे क्ष, क और स को मिलाकर बना होता है। तो जब आप इस अक्षर के शब्द को ढूंढेंगे हिंदी शब्दकोश में, तो आपको क से शुरू होने वाले वर्ण के सेक्शन में देखना होगा।
अगला है स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। जैसे जो आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो लास्ट में आएंगे। जैसे ओ की मात्रा सबसे लास्ट में आता है और उसके बाद आ जाता है अंग। और क्या कब आएगा? कौस्तुभ के बाद आएगा। कौ जो है सबसे लास्ट वाला स्वर है, तो कौ के बाद क्या आता है? कंग। तो और कंग जो है सबसे पहले आ गया, और जो ये आधे अक्षर वाले शब्द हैं वो सबसे लास्ट में आएंगे। कंग सबसे पहले आता है, उसके बाद कंग के बाद का आ गया, फिर की से शुरू होने वाले शब्द आ जाएंगे, फिर बड़ी की मात्रा से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। इसी तरह से ये आते हैं। अब देखिए कि संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं। जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको एनसीईआरटी के बुक में ही मिल जाएगा। जैसे हिस्ट्री का ही बुक उठा के देख लीजिए। जैसे आप हिस्ट्री का बुक खोलेंगे वैसे ही आपको सबसे लास्ट में संदर्भ ग्रंथ की सूची मिल जाती है, यानी कि कहाँ कहाँ से किस किस लेखकों किस किस पुस्तक से कोटेशन लिया गया है, पृष्ठ सहित आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्ञान कोश है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। अब देखिए संदर्भ ग्रंथ के कई प्रकार होते हैं। जैसे साहित्य कोश, चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती है, और चरित्र कोश में महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी संकलित होती है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है, संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है।